राजा के सुनहरे बाल वाली चुड़ैल बेटी। विक्रम सिंह, जो कि एक अच्छी खासी प्रजा का राजा था, वो अपनी 9 साल की काली बेटी इंद्रुमति के साथ महल में खिलौने से खेल रहा था। अरे बिटिया, ये लो, तुम्हारी गुड़िया को दुल्हन बना दिया। अब बताओ क्या करना है? पिताजी, अब हम इस गुड़िया के इस दूल्हे के साथ शादी करेंगे। गोल 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 गोल। ठीक है राजकुमारी इंदुमती, और फिर एक दिन आपके पिता भी ऐसे ही आपकी एक अच्छे से राजकुमार से शादी कर देंगे, जो आपको घोड़े पर लेने आएगा। पिताजी, अभी तो मैं आपकी छोटी सी राजकुमारी हूँ। चलिए इनकी शादी करा दीजिए, मुहूर्त का समय हो गया है। अच्छा ठीक है ठीक है। ये कहकर विक्रम उसकी गुड़िया की शादी कराता है। कुछ देर बाद वो महल से बाहर जाकर एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। आखिर ये क्या था? राजकुमारी इंदुमती एक चुड़ैल कैसे बन गई? क्या राजा को इस बारे में पता था? आखिर इस कहानी की पूरी सच्चाई क्या थी? ये जानने के लिए आपको कहानी के पहले भाग के बारे में जानना होगा। ये कहानी तब शुरू हुई जब राजा विक्रम सिंह को एक काली बेटी पैदा हुई। कहने को वो राजकुमारी थी और उसी पर रानी मोहिनी अपनी बेटी को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, पर विक्रम अपनी बेटी को सीने से लगाकर रखता था। अपने पिता के साथ खेलते कूदते उसे 9 वर्ष बीत जाते हैं और वो 9 साल की हो जाती है। तभी अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरे बाल उलझ गए हैं, चोटी कर दो ना। मैं क्या तुझे यहाँ पर खाली बैठी हुई नजर आ रही हूँ? जाकर नौकरों से बोल दे, मैं तेरा कोई काम नहीं करूंगी। मेरे पास तो आया मत कर तू। विश्वास नहीं होता, मुझे 9 साल बीत गए ये सोचते सोचते कि तू मुझ पर गई है या अपने पिता पर। काली कलूटन कहेंगी। माँ, आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हो? मैं आपकी ही तो बेटी हूँ। सेविका, जरा इधर आओ, इसकी चोटी बांधो और रोज कर दिया करो, समझी? इंदुमती राजकुमारी को मेरी जरूरत ना पड़े, समझ गई? जी महारानी। इस तरह से सेविका उसकी चोटी बांध देती है। तभी सुबहता हुआ उसे देखकर राजा विक्रम सिंह कहता है, अरे मेरी बेटी ऐसे क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पिताजी, आँख में कुछ चला गया था तो वह दर्द हो रहा था, इसलिए आंसू आ गए। बेटा तू बड़ी हो गई है, पर इतनी बड़ी नहीं हुई कि अपने पिता से अपने असली आंसू छुपा सके। तेरी मम्मी ने जरूर तुझे कुछ कहा है। कोई बात नहीं, माँ कितना भी डांटे और बोले, लेकिन तेरे पिता तुझे हमेशा प्यार करेंगे, समझी? चल बच्चों के साथ बाहर खेलने, मैं अपने सैनिकों को भेज देता हूँ। सच्ची पिताजी, मैं गांव के बच्चों के साथ खेल सकती हूँ, लेकिन पिताजी मैं सैनिकों को नहीं ले जाऊंगी। ऐसे मेरी उम्र के बच्चे हंसते हैं मुझ पर कि मैं रक्षण हेतु सैनिक लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बिना सैनिकों के चली जाओ। ठीक है राजकुमारी इंदुमती। राजकुमारी इंदुमती बिना सैनिकों के गांव के बच्चों के साथ खेलने चली जाती है, मगर वो गांव के बच्चे उसका बहुत उपहास उड़ाते हैं और पसंद नहीं करते। इसीलिए वो उसे धोखे से नदी किनारे ले जाते हैं और खेलते खेलते उसे धक्का मार देते हैं और वो डूबती है। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। गोपी, रश्मि, पारुल। उसका कोई दोस्त उसकी मदद की गुहार को नहीं सुनता। उसके बाद वो मर जाती है और एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और कहती है, ये क्या हुआ? मैं तो एक चुड़ैल बन गई। पिताजी को पता चला तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। काश मैं वापस उनके पास लौटकर इंसानों की तरह रह पाती। चुड़ैल बिटिया के ये कहते ही एक रोशनी उस पर आती है, जिससे वो इंसान बन जाती है। साथ ही उसके बाल भी बहुत लंबे घने सोने के बाल बन जाते हैं और वो रोशनी की आवाज कहती है, राजकुमारी इंदुमती, मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम इंसान बनकर वापस अपने माता पिता के पास रह सको, और यह सुनहरे बाल भी तुम्हारी भविष्य में मदद के लिए हैं, जिसका तुम्हें सिर्फ सदुपयोग ही करना है। जी शुक्रिया। ये कहते ही इंदुमती पहले जैसी बनकर वापस अपने घर लौट जाती है। तभी विक्रम सिंह कहता है, अरे बेटा, तुमने बहुत देर लगा दी वापस आने में। लगता है तुम्हारे दोस्त काफी अच्छे बन गए हैं, जिनके साथ तुम खेल रही थी। हाँ पिताजी। इस तरह वो अपने पिता के साथ राजकुमारी बनकर रहती है, उसके साथ हंसती खेलती है। एक दिन वो अपने पिता के साथ गुड्डे गुड़ियों की शादी करा रही थी। देखना बेटा, एक दिन तुम्हारी भी शादी ऐसे ही होगी, अपने राजकुमार के साथ गोल गोल घूमना। पिताजी, अब मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। आपकी बेटी आपसे हमेशा के लिए दूर हो गई है। हाँ हाँ पिताजी। ये कहकर राजकुमारी महल से बाहर आकर चुड़ैल का रूप ले लेती है और घूमने लगती है, जहाँ वो देखती है कि एक भूखी गुड़िया रो रही है। हे भगवान, कुछ तो खाने को दे दो। 2 दिन से मैंने और मेरे बहू बेटों ने कुछ नहीं खाया है।
उस आवाज ने कहा था कि मैं इस बालों से लोगों का भला करूं, क्यों ना बाल तोड़कर दे दूं। इन सोने के बालों से वह अपने घर का राशन ले आएंगे और खाना भी खा लेंगी। अपनी बाल तोड़कर वो बूढ़ी अम्मा को देखकर कहती है, बूढ़ी अम्मा, मुझसे डरिए मत, ये लो मेरे सुनहरे सोने के बाल, इन्हें बेचकर आप अपने घर में खाना ले आना। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है। ऐसे ही वो और भी गरीब लोगों की मदद किया करती थी। एक बूढ़ा व्यक्ति मंदिर के सामने हाथ जोड़कर रो रहा था। हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे दहेज चाहिए, अगर नहीं दिया तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। चुड़ैल उन बूढ़े बाबा की बात सुन लेती है और अपने बाल तोड़कर कहती है, बाबा, ये सुनहरे बाल ले लो, इसे बेचकर आपकी बेटी के लिए दहेज का जुगाड़ हो जाएगा और इनसे आप धूमधाम से शादी भी कर पाएंगे। शुक्रिया बेटा, मेरी मदद करने के लिए। भगवान तुम्हें सब कुछ दे। कुछ समय बाद ऐसा एक वक्त आता है जब राजा के पास पैसों का भंडार खत्म हो जाता है और प्रजा को देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। हताश प्रजा उसके दरबार में आकर कहती है, राजा जी हमारी मदद कीजिए। सबका कहना है कि आपके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मेरे खेत खराब हो गए हैं, काम का कोई आसान नहीं रहा। कृपा करके कुछ सिक्के दे दीजिए जिससे हम अपना घर चला पाए। ठीक है, आप इंतजार कीजिए, मैं आता हूँ, भरोसा रखिए। चेहरा मुरझाए राजा अंदर चला जाता है और जब अपनी तिजोरी को देखता है तो उसकी तिजोरी में कुछ नहीं होता। ये देखकर वो बोलता है, हे भगवान, क्या करूं? मैं तो खुद निर्धन हो गया हूँ, अपनी प्रजा की मदद कैसे करूं? ये क्या, पिताजी कष्ट में है? ऐसे दिन आ गए कि उन पर कुछ भी नहीं है। एक वक्त उन पर बहुत कुछ था और आज कुछ भी नहीं है। मुझे अपने पिताजी की लाज बचानी होगी। पिताजी, आप रोइए मत। ये कहकर राजकुमारी इंदुमती चुड़ैल रूप में आकर अपने सोने के बहुत बाल तोड़कर अपने पिता को देती है। पिताजी, इन सुनहरे बालों को बेचकर आप प्रजा की मदद कर सकते हैं। पर इंदुमती, तुम चुड़ैल कैसे बन गई हो? वही ये सुनहरे बाल? पिताजी, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाहर प्रजा आपका इंतजार कर रही है, इनसे उनके पैसों की व्यवस्था कीजिए। ठीक है बेटा। तभी विक्रम सिंह सैनिकों को आदेश देता है कि सुनहरे बालों को बेचकर फौरन पैसे और सोने के सिक्के लाए। कुछ देर बाद उसके सैनिक सुनहरे बालों को बेचकर पैसे ले आते हैं, जिससे राजा मुट्ठी भर के सबको पैसे बंटवा देता है। तो प्रजा उसको शुक्रगुजार करके कहती है, राजा जी, आप तो दानवीर देवता के समान हैं, पैसों का खजाना है। आप नहीं होते तो हमारे घर का क्या होता। शुक्रिया ये मदद करने के लिए। अरे नहीं, ये तो एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की हर हालत में मदद करे। शुक्रिया राजा जी, आपकी दी हुई इस मदद से मेरी बेटी वापस स्कूल जा पाएगी और मेरे घर में खाना भी बन पाएगा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही आपके खेतों में नए बीज रोपण करवाऊंगा। इस तरह से राजा की प्रजा खुश होकर अपने घर लौट आती है। तभी एकांत में विक्रम सिंह अपनी बेटी को कहता है, बेटा, अब तो बता दी, पूरा सच क्या है? पिताजी, ये उस दिन की बात है जब आपने मुझे बाहर खेलने भेजा था। ऐसा कहकर चुड़ैल सारी बात अपने पिता को बता देती है, जिसके बाद वो उसे अपने सीने से लगाकर बहुत रोता है। अरे, तो क्या बेटा तुम मुझे छोड़कर चली जाएगी? नहीं पिताजी, मैं हमेशा आपके पास ऐसे ही रहूंगी और लोगों की मदद करूंगी। अच्छा हुआ जो तूने मेरी लाज बचा ली, वरना प्रजा मुझ पर धिक्कारती। वैसे तेरे सुनहरे बाल बहुत अच्छे और लंबे हैं, क्या इन्हें धोने में दिक्कत होती है बेटा? नहीं पिताजी, मैं चुड़ैल हूँ ना, तो ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इस तरह चुड़ैल बेटी अपने पिता के पास यूं ही रहती है और सुनहरे बालों से सबकी मदद करती है। चांद पर चुड़ैल का शौचालय। चांदीपुर नाम गांव में मुन्नी नाम की एक चुड़ैल रात में यूं ही घूमती रहती थी। वो गांव बेहद अजीब था, क्योंकि उस गांव के लोग दिन हो या रात खुले में ही शौच किया करते थे। महिलाएं सुबह होने से पहले समूह में जाकर हल्की हुआ करती थीं। ऐसे ही एक दिन बिरजू को पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अभी उसे किसी काम से दूसरे गांव में जाना था। अरे बाप रे, मेरे पेट में तो जोर की हलचल मच रही है। अगर मैं यहीं ढीला नहीं हुआ तो मेरे पकौड़े यहीं गिर जाएंगे। वैसे ये एक घना जंगल है, यहाँ मुझे कोई नहीं देखेगा। ऐसा बोलकर बिरजू 2-3 झाड़ियों के पीछे जाकर बैठ जाता है।
तभी पास के पेड़ पर बैठी चुड़ैल पैर हिलाते हुए अंगूर खा रही थी। तभी उसे गंदी सी बदबू आती है और वो कहती है, हाय हाय, छी छी छी, ये गंदी सी बदबू यहाँ कहाँ से आ रही है? मेरे अंगूर खाने का सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर चुड़ैल पेड़ से उतरकर जाती ही है कि सामने उसे बिरजू पेट सहलाता हुआ दिखाई देता है। आहा, बड़ा मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे 10-20 किलो घटकर आया हूँ। बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। वैसे रात को जमुना की शादी में मैंने जमकर खीर पूड़ी खाई थी, शायद इसीलिए बीच रास्ते में मेरा अलार्म बज गया। अच्छा, तो तू ये करतूत कर रहा था? तूने इस जंगल में जो किया है, तुझे पता है ये मेरा घर है, उसको तूने बदबूदार बना दिया। हिम्मत कैसे हुई तेरी ऐसा करने की? तेरे गांव में शौचालय नहीं है क्या? मम्मी चुड़ैल, बचाओ, कोई बचाओ। बेटा, अगर तूने ऐसे भागने की कोशिश भी की ना, तो तेरा वो अंजाम होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्लीज प्लीज चुड़ैल, मुझे माफ कर दो। अरे जाने दो मुझे। ना 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 मुन्ना ना, मैंने पहले भी देखा था तेरे इस गांव के लोग अक्सर गांव में यूं ही झाड़ियों के पीछे शौच करते रहते हैं। सबक देना तो मैं सबको तुझसे ही शुरू करूंगी। पहले तेरे को किडनैप करना पड़ेगा मुझे, वो भी ऐसी जगह जहाँ से तू वापस भी नहीं जाएगा। क्या 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 मतलब? मतलब अभी बताती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल उसे एक जोर का चांटा मारती है, जिसके बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है और होश आने पर खुद को चांद के ऊपर पाता है और चारों तरफ देखकर कहता है, ये मैं कहाँ आ गया? अरे चारों तरफ अंधेरा क्यों है? और वो चुड़ैल, तुम तो यही हो। मुझे लगा तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। ना मुन्ना, अकेले क्यों? तेरे जैसे नमूनों को अभी चांद पर लाना बाकी है ना। चांद पर? मतलब ये जो मुझे अंधेरा सा दिख रहा है, ये अंतरिक्ष है? हाँ, धरती पर तुम लोगों ने गंद मचा दिया है, जंगलों को भी नहीं छोड़ा, इसलिए अब से तुम शौचालय में ही शौच करोगे, खुले में नहीं। और तुम्हारा शौचालय इस चांद के ऊपर है। मेरे नाम से चांद पर चुड़ैल का शौचालय है। हा हा हा, अब वहीं जाकर हगना, मेरा मतलब है हल्के होना। तभी चुड़ैल अपने जादू से 2 शौचालय बनाती है, जहां उसको धक्का देते हुए कहती है, अगर कहीं खुले में किया ना तो बहुत पिटेगा। अब से इसी के अंदर जाना है तुम्हें। अरे तुम कुछ भी कर लो मेरा, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। ये बोलकर बिरजू भागता है और आगे जाकर भागता है, लेकिन उसे कोई किनारा नहीं मिलता। जो खत्म हो वो हाँफ जाता है और जैसे ही चांद से एक पैर बाहर की ओर निकालता है तो उसे नीचे बहुत सारे बादल, छोटी सी धरती दिखाई देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है, अरे बाप रे, अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी, फिर चींटी की तरह हवा में उड़कर समंदर में बह जाएगी। क्यों बच्चों लगाना डर? तू इस चांद पर से मेरे अलावा तो इस धरती पर जा ही नहीं सकता, भूल जा। हे भगवान, मैं अकेला इस चांद पर क्या करूँगा? और तुम मुझे यहाँ कैसे लाई इतनी दूर चांद पर? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। क्योंकि मैं तुझे चांटा मारकर बेहोश कर चुकी थी। जितनी देर बाद तो उठता, उतनी देर में मैं तुझे यहाँ ले आई थी। वो देख सामने, फ्लैशबैक। चांटा मारते ही चुड़ैल अपने जादू से उड़न खटोला लेकर आती है और उसमें बिरजू को बिठाकर उड़ते हुए चांद की ओर उसे लेकर पहुंच जाती है। देख लिया कैसे लाई थी तुझे? चल अब तू यहीं रहे, मैं धरतीवासी लोगों से तेरे जैसे खुले में शौच करने वाले मरीजों को उठाकर यहाँ लाती हूँ। ये कहकर उड़न खटोले में बैठकर धरती की ओर वो जाती है और नजर घुमाती है, जहाँ सुबह के 4 बजे 4-5 औरतें अपना लोटा लेकर खेत की ओर बढ़ रही थी। अरे यार, सुबह सुबह उठा नहीं जाता नींद छोड़कर, वो भी हल्का होने के लिए। मुझे ठीक नहीं लगता। काश हमारे गांव में शौचालय होता बाकी लोगों की तरह। पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा गांव इतना विकसित ही नहीं है। पता भी है, यहाँ के मर्द सुबह सुबह आ जाते हैं। तुम ठीक कहती हो बहन, पर खुले में शौच करने में जो मजा है वो शौचालय में कहाँ। ये भी सही है। चलो प्रेशर बनाते हैं उसी के गाने से। तो फिर जा रे जा 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 रे जा रे तू शौचालय में जा, जा रे तू शौचालय जा।
अरे वाह, सही है, अब मजा आएगा। प्रेशर बन गया तेरे इस गाने से तो। वो चारों झाड़ियों में जाती ही हैं कि चुड़ैल उन्हें देख लेती है और कहती है, खबरदार, जो खुले में शौच किया तो। औरत होकर शर्म नहीं आती जो खुले में कर रही हो? फिर मर्द की क्या गलती? चुड़ैल। हाँ, मैं शौचालय जाना चाहती हो या पेट में दर्द होने दो? नहीं नहीं, हम शौचालय जाएंगे, रास्ते में प्रेशर बना लिया था हमने। तो चलो उस उड़न खटोले में बैठो चारों। जी जी जी, बैठते हैं। तभी चुड़ैल उन चारों को उड़न खटोले में बिठाकर चांद पर ले जाती है। चलो, वो रहा 2 शौचालय, बारी बारी से तुम वहाँ जाना। जी जी, जाते हैं। पहले मैं और जमनी जाएंगे। जल्दी आना भाई, निकल कर। इस तरह चुड़ैल एक एक करके धरती से सभी लोगों को चांद पर ले आती है और अपने खौफ से सबको डरा कर रखती है। उसके खौफ से गांव के आधे लोग शौचालय में जाकर ही शौच किया करते थे। तभी सूरजमुखी हाथ जोड़कर रोते हुए चुड़ैल से कहती है, आखिर तुम कब तक चांद पर हमें अपने घर वालों से दूर रखोगी? हाँ, हम मानते हैं हमारी गलती है कि हम खुले में शौच जाते हैं, पर इतनी भी गलती नहीं है। अगर हमारे सरपंच या किसी अधिकारी ने हमारे लिए शौचालय बनाकर दिया होता तो आज हम खुले में शौच न करते और ना तुम हमें यहाँ लाती। गलती तो उन लोगों की भी है ना। 1 महीने से तुमने हमें यहाँ कैद कर रखा है, हमें अपने घर भी जाना है। हाँ, मुझे भी अपनी बीवी के पास जाना है। हम वादा करते हैं, हम खुले में शौच नहीं करेंगे। सिर्फ बिरजू ही नहीं है, हम सब भी तुमसे वादा करते हैं कि अब से हम खुले में शौच नहीं करेंगे, क्योंकि ये गंदगी की गोपी फैलाता है। बस हमारे लिए वहाँ शौचालय बनवा दो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक घी टेढ़ी उंगली से ना निकाल लो, तुम जैसे लोग सुधरते भी तो नहीं है ना। अगर सच में ही तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ही मैं चांद से वापस धरती पर ले जाऊंगी, वरना हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर चली जाऊंगी। बोलो। हाँ, हम सब वादा करते हैं, अब हम फिर कभी न खुले में शौच करेंगे, न किसी को करने देंगे। अब हमें अपने परिवार जानों के पास हमें पहुंचा दो। ठीक है, पर याद रखना, मैं तुम्हारा शौचालय बना दूंगी सबका। सबके घर में ही होगा वो, और जो कोई भी बाहर गया तो मैं तो चुड़ैल हूँ, तुम्हारे गांव में वापस आती रहूंगी, क्योंकि मुन्नी चुड़ैल नाम है मेरा। अब उस उड़न खटोले में बैठ जाओ सब। जी जी, शुक्रिया। चुड़ैल के ये कहते ही वो सभी लोग 3 उड़न खटोले में जाते हैं, जिसे चुड़ैल अपने जादू से चलाकर धरती की ओर ले जाती है और उन सबको धरती पर उतार देती है। फिर अपने जादू से वहां सबके घरों के पास शौचालय बना देती है, जिसके बाद उन्हें छोड़कर वो चली जाती है और उसकी दी हुई सीख और खौफ से सभी लोग शौचालय का प्रयोग करने लगते हैं। पेपर करोगे या मरोगे। इवनिंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग एग्जाम हॉल में बैठे सभी छात्र छात्राएं प्रश्न पेपर का इंतजार कर रहे थे। तभी एक खौफनाक चुड़ैल उड़ते हुए हाथों में प्रश्न पेपर लिए हुए एग्जाम हॉल में एंटर करती है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके साथ हॉल की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। सभी के बेंच जोर से हिलने डुलने लगते हैं। तभी बच्चे डर कर कहते हैं, अरे राजू, रानी, देखो ये तो कोई चुड़ैल है। हमारा एग्जाम तो आर के दुबे सर लेने वाले थे, फिर चुड़ैल कैसे यहाँ आ गई? मैंने तो जो भी प्रश्न परीक्षा के लिए याद किया था, उस चुड़ैल को देखते ही मेरी खोपड़ी से गुल हो गए। बच्चों की ऐसी बातें करता देख चुड़ैल गुस्से में बौखलाहट भरकर कहती है, साइलेंट हो जाओ, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगी। पेपर करोगे या मरोगे। चुड़ैल उड़ती हुई सभी स्टूडेंट के बेंच पर प्रश्न पेपर रख देती है और आगे खड़ी होकर कहती है, सभी को प्रश्न पेपर मिल चुका है। तुम सभी के पास मात्र 2.5 घंटे हैं। इस समय तक तुम्हारा पेपर हो जाना चाहिए। अगर पेपर नहीं करोगे तो मरोगे। फिर चुड़ैल एग्जाम हॉल के सभी ड्रॉ में चक्कर लगाने लगती है। तभी राजू कहता है, एक तो पहले ही परीक्षा की चिंता में पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, ऊपर से सड़ी गली चुड़ैल की पेपर करोगे या मरोगे की धमकी मेरी आंतें सुखा रही है। मेरा सर तो डर के मारे जोरों से चक्कर दे रहा है। सर जो तेरा चक्कर आए, क्या एग्जाम में लिखा जाए, अच्छा प्यारे बस हमारे ऊपर तुझे पहुंचाए।
नहीं चुड़ैल जी, मुझे मत मारना। तभी चुड़ैल रानी के पास आकर कहती है, पेपर करोगे या मरोगे? तुम सब के सब साल भर पढ़ते नहीं हो और एग्जाम हॉल में प्रश्न पेपर देखकर तुम सभी के तोते उड़ जाते हैं। बच्चे चुड़ैल से डरकर पेपर लिखने लगते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, 1 घंटा बीतने वाला है। जो जितना जल्दी पेपर करेगा उसे इनाम में चतुर चील का भेजा खाने को मिलेगा। राजू, प्रियंका, मेरी मदद करो, मुझे तो एक भी प्रश्न का उत्तर याद नहीं आ रहा। कौन पंछियों की तरह सुखबुका रहा है? जानते नहीं एग्जाम हॉल में बात करना मना है। हॉल में टंगी हुई घड़ी की सुई तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके साथ सभी बच्चों की धड़कनें भी डर के मारे तेज तेज धड़क रही थीं कि राजू कहता है, चुड़ैल जी, सप्लीमेंट प्लीज। चुड़ैल खुश होकर गर्दन पीछे घुमाकर कहती है, सीखो इससे कुछ। इसने सारे पन्ने भर दिए, पर मुझे चुड़ैल मत बुलाओ, मेरा दिल दुखता है। टीचर कहकर पुकारो। राजू डर के मारे कम कपाती जुबान से कहता है, टीचर जी। ये हुई ना बात, शाबाश। इस क्लास का एल्बर्ट आइंस्टाइन तुम ही हो, बाकी सारे तो निकम्मे हैं। कुछ देर बाद परीक्षा का समय समाप्त हो जाता है और चुड़ैल सबका पेपर ले लेती है और कहती है, रुको प्रियंका, तुम्हारे एग्जाम पेपर खाली क्यों है? पेपर करोगे या मरोगे? एग्जाम का समय बीत चुका, इसलिए अब तुमको मरना होगा। मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और अपना पेपर अच्छे से दूंगी। जो बीत गया है वो अब दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चुड़ैल एक एक करके सभी की आंसर शीट चेक करती है। जिसके भी प्रश्न उत्तर से मेल नहीं खाते वो उसे मौत के घाट उतार देती है। अंत में सिर्फ राजू बचता है और चुड़ैल उससे कहती है, शाबाश राजू, सिर्फ तुमने ही लल्लन टफ पेपर किया है। जाओ, जाकर सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पेपर की तैयारी करने की चेतावनी देना। राजू भागता हुआ गांव आकर अपनी माँ के सीने से जा लगता है। तभी उसकी माँ रेखा कहती है, क्या हुआ बेटा, तेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? परीक्षा अच्छे से नहीं लिखी क्या? माँ, उसने सबको मार डाला। किसने मार डाला? किसको? किसकी बात कर रहा है तू? आज एग्जाम हॉल में एक चुड़ैल आई थी, उसने सारे बच्चों को मार डाला। क्या? तूने उसकी शक्ल देखी थी? माँ, मैंने उस चुड़ैल की तस्वीर इस गांव के ही किसी घर में देखी है। ये सुनकर रेखा राजू को लेकर गांव में रहने वाले भीमा के घर की दीवार पर टंगी फोटो को दिखाते हुए कहती है, गौर से देख बेटा इस तस्वीर को। क्या वो चुड़ैल ऐसी दिख रही थी? हाँ माँ, वो चुड़ैल यही थी। वो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, पेपर करोगे या मरोगे। ये सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भीमा कहता है, तुम सबने जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें चुकता करना ही होगा। मैंने कहा था ना कि वो लौटेगी। फिर रेखा गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके कहती है, मंगलू, सुरेश, जिस बात का डर था वही हुआ, वो लौट आई है। आखिर कौन लौट आया है जिसने तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया है? मतिका लौट आई है और सभी के बच्चों को मौत के घाट उतार रही है। हम गांव वालों से बहुत भारी गलती हो गई है। आखिर तमाम गांव वाले कौन से अपराध का जिक्र कर रहे हैं, जानने के लिए कहानी में कुछ साल पीछे का रुख करते हैं। जमाना तेजी से अपनी सोच को बदल रहा था। वहीं मुकुंदपुर गांव सदियों से चली आ रही कुरीतियों और रूढ़िवादी सोच में जकड़ा हुआ था। गांव में रहने वाली मतिका अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं और आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बिटिया, तुझे जितना पढ़ना है तू पढ़, मुझे कोई ऐतराज नहीं। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके मतिका कॉलेज जाने लगती है, जिसे देखकर मंगलू और सुरेश गांव के सरपंच से जाकर कहते हैं, सरपंच जी, भीमा की बेटी ने तो सारी हदें पार करके रख दी हैं। रोज रोज झोला चटा उठाकर पढ़ने चली जाती है कॉलेज। ये सुनकर सरपंच गुस्से से बौखलाकर उसके घर आकर कहता है, अरे ओ भीमा के बच्चे, कहां मर गया, बाहर निकल। हुजूर, आप यहाँ? सुना है तू अपनी छुकरिया को पढ़ा रहा है,
पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगी, करना तो उसे चूल्हा चौका ही है। शिक्षा पाने का अधिकार औरतों को भी है, जाने कब बदलेगा हमारा समाज। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए हैं, भाषण देने चली है। इस गांव के कुछ कायदे कानून हैं और औरतें पर्दों में ही शोभा देती हैं, मर्दों की बराबरी करते नहीं। खबरदार जो कल से अपनी कदम चौखट से बाहर निकाले तो। उसके बाद सरपंच वहां से चला जाता है और मतिका रात भर अगले दिन के पेपर की तैयारी करती है और सुबह होते ही पेपर देने चल पड़ती है। तभी सरपंच के 2 गुंडे उसे घेर कर कहते हैं, बड़ा शौक है ना पढ़ लिख कर आसमान छूने का, आज तू पेपर नहीं करेगी पर मरेगी जरूर। ऐसा मत करो, इस पेपर के लिए मैंने साल भर कड़ी मेहनत की है। गुंडे उसकी एक नहीं सुनते और उसे मारकर स्कूल की जमीन में गाड़ देते हैं और वो चुड़ैल बनकर स्कूल में घूमती है और पेपर के दिनों में बच्चों को डराने लगती है। इससे पहले कि वो हमारे किसी और बच्चे को मार डाले, हमें उससे माफी मांगनी होगी। सभी गांव वाले अगले दिन पेपर के वक्त अपने बच्चों के साथ एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं, जहां चुड़ैल कहती है, शुरू करो लिखना, पेपर करोगे या मरोगे। रुक जाओ मतिका, हमारे बच्चों को छोड़ दो। हमारे किए गुनाहों की सजा हमारे मासूम बच्चों को मत दो। वो पेपर उस दिन मेरे लिए बेहद जरूरी था, मैं टीचर बनना चाहती थी, पर तुम सबने मुझे मिली भगत के द्वारा मार दिया। हमारे नन्हे बच्चों पर रहम खाओ मतिका, तुम चाहो तो हमें मौत के घाट उतार दो, हम उफ भी नहीं करेंगे। तुम सबको अपने किए पर पछतावा हो गया, यही काफी है। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन किसी बच्चे ने पेपर में लापरवाही की तो मैं वापस आऊंगी। अतृप्त चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और उसके पेपर करोगे या मरोगे शब्द के खौफ से गांव के सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं और अपना पेपर करते थे। काली फौजी बहू से धोखा। सर से पांव तक फौजी का पहरावा पहने हुए वह सुहागन सांवली स्त्री थी। उस फौजी बहू की सूरत जितनी श्यामल थी, उसकी काया हिम के समान श्वेत थी। वह बहू और बीवी होने के साथ देश की फौजी थी। एक ओर फौजियों का दल आपस में बैठा बतिया रहा था, वहीं दूसरी ओर वह फौजी बहू सरहद से छुट्टी मिलने की बाट जोह रही थी। आज पूरे 2 साल 1 सप्ताह और 1 दिन हो गया मुझे और रौनित को दूर हुए। अब तो सरहद के हालात भी बेहतर हो चुके हैं। काश की सभी फौजियों की छुट्टी मुकम्मल हो जाती। फौजी बहू अपने आप में बुदबुदा ही रही थी कि एकाएक ब्रिगेडियर बत्रा सरहद के सैनिकों के बीच खड़े होकर बोलते हैं, सभी फौजियों के लिए एक सुनहरा संदेश है। इस समय सरहद की सीमा एकदम सुरक्षित है, इसीलिए सभी फौजियों को महीने भर की छुट्टी मुकम्मल की जाती है। यह सुनकर फौजी बहू की उदास आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है। ये सुनहरा संदेश सुनने के लिए मैं पिछले 2 बरस से बाट जो अब मैं अपने ससुराल जाऊंगी और अपने पति और सास से मिलूंगी। इसी सोच के साथ सांवली फौजी बहू अपनी आंखों में आंस लिए ससुराल रवाना हो जाती है, मगर बदकिस्मती से उसके ससुराल की दहलीज पर ताला देखकर उसका हियाव टूट जाता है। मेरे आने की खबर तो मैंने संदेश के जरिए सासू माँ और इन्हें भेज दी थी, बावजूद इसके ससुराल की दहलीज पर ताला। यह सोचकर धरा अपने पति रोनित को फोन लगाती है। तभी रोनित की ओर से उसे अपनी सास का स्वर सुनाई देता है। माँ जी प्रणाम, मैं सरहद से लौट चुकी हूँ, मगर देखा तो घर पर ताला लगा है। अरे बहू क्या बताऊँ, रज्जा दीदी की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए देर रात मुझे और रोनित को आना पड़ा। अब मेरे सिवा इनकी देखरेख करने का कोई नहीं है। माँ जी तो आप और रोनित कब आएंगे? बहू अभी 1-2 सप्ताह का बखत तो पक्के तौर से लग ही जाएगा, तब तक तू अपने पीहर चली जा। ठीक है माँ जी, मैं रखती हूँ। यह सुनकर धारा कहती है, माँ जी और रोनित जी कितनी बड़ी बाधा में हैं और मैं जाने क्या बुरे ख्याल बुन रही थी। यह बोलकर फौजी बहू अपने मायके आकर माँ के साथ रहने लगती है। तभी उसे उसकी सखी रैना का कॉल आता है। क्या हाल है फौजी साहिबा? देशभक्त बनने के बाद बचपन के दोस्तों को ही बिसार दिया, न कोई फोन न कोई संदेश। बचपन की आदत तेरी गई नहीं ना? आज भी बातों बातों में खिंचाई करना तो तुझे खूब आता है। ये छोड़ और गौर से सुन, 1 सप्ताह बाद मेरी शादी है, इसीलिए तुझे छुट्टी लेकर आना ही पड़ेगा। अरे मेरी बचपन की सखी, तेरी शादी में कैसे नहीं आऊंगी? तू बोल तो अभी चली आती हूँ, बस 1 गांव की ही तो दूरी है। अरे नेके और पूछ पूछ, मैं तो बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही हूँ, आजा। कुछ ही देर बाद धारा अपनी सखी रैना के घर पहुँचती है। दोनों सहेलियां घंटों बातें करती हैं। अरे मेरी होने वाली दुल्हन, जरा होने वाले जीजा जी की तस्वीर तो दिखा, मैं भी तो देखूं कौन है चोर जो इस चांद के टुकड़े को चुराने वाला है। देख ये है गौतम, मेरे होने वाले पति।
तस्वीर देखकर मानो उस काली फौजी बहू के कदमों तले जमीन खिसक जाती है और उसका दुख आंखों से बहने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रौनित मेरे रहते किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? वो मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? धारा, आखिर बात क्या है? रैना, ये गौतम नहीं बल्कि मेरे पति रौनित हैं। मगर आखिर इस धोखाधड़ी का मुख्य मुद्दा क्या है? धारा अपनी सूरत को निहारते हुए कहती है, शायद मैं काली हूँ, इसीलिए रौनित ने मुझे अपने काबिल नहीं समझा और मुझे बिना बताए उन्होंने दूजा ब्याह रचाने की सोची। धारा, देश की फौजी होकर तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? रौनित ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि वह शादीशुदा है। धारा, वह सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दे रहे हैं। मुझे इस धोखाधड़ी का कारण जानना है। धारा, संभाल खुद को। अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें शादी तक इंतजार करना होगा और उन माँ बेटे को रंगे हाथों पकड़ना होगा और सजा दिलवानी होगी। हर गुजरते दिन के साथ काली फौजी बहू के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते वह दिन आ गया जब रौनित सेहरा सजाए हुए रैना के द्वार पर दस्तक देता है, जहां रैना दुल्हन के लिबास में खड़ी थी और उसके पीछे धारा खड़ी थी। धारा को देखकर दोनों माँ बेटे हक्के बक्के हो जाते हैं। क्या हुआ रौनित? मुझे देखकर आप दोनों माँ बेटी का चेहरा पीला क्यों पड़ गया, जैसे कि आपकी चोरी पकड़ी गई हो? पिछले 2 साल से तुम दोनों माँ बेटे मिलकर खिचड़ी पका रहे थे। गनीमत है कि तुम माँ बेटे के बुने जाल में मेरी सहेली फंसी नहीं, वरना मुझे तो तुम्हारी काली करतूत का पता चलता ही नहीं। फौजी बहू के जुबान के बोल बान बनकर दोनों माँ बेटे के काले कलेजे को भेद रहे थे। तभी फौजी बहू की सास रेवा अपने कटु कड़वे बोली की बिजुरी बेचारी काली बहू पर गिराते हुए कहती है, अरे बंद कर अपना ये बोलबाला, बहुत चला लिया तूने अपना ये काला कंठ कंकाल। सुनना है तो सुन। 2 साल पहले। अरे रेवा कहाँ है? अरे पंडित जी, आप पधारिए ना, कहिए कैसे आना हुआ? तुमने कहा था ना ऊंचा रिश्ता बताने को। ये धारा सोमगढ़ में अपने परिवार के साथ रहती है। शक्ल से तो सांवली है मगर पेशे से फौजी है, अच्छा खासा कमाती है। अरे पंडित जी, काला पीला कोई भी सौदा चलेगा, जो कि मेरा रौनित कमाता धमाता तो है नहीं। अब यह काली बहू आएगी तो इसके पैसे से हमारा पेट पल जाएगा और फिर कौन सा ये हमारे नजरों के सोंजे रहेगी। साल 6 माह पर सरहद से ससुराल आएगी तो जैसे तैसे झेल लेंगे। इस तरह रेवा अपने बेटे रौनित की शादी धरा से करा देती है, मगर शादी के 2 दिन के भीतर ही सरहद से उस बहू की बुलाहट आ जाती है। अच्छा माँ जी, अपना और रौनित का ध्यान रखना। बहू, तू तो जानती है रौनित के पास कोई काम नहीं, वह बेरोजगार है। जब तक उसका कोई काम नहीं लगता, राम जाने घर खर्च कैसे चलेगा। माँ जी, मेरे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपकी फौजी बहू बॉर्डर से प्रत्येक माह पैसे भेजती रहेगी। जिग जिग जी बहू, एक तेरा ही आसरा है। समय गुजरता जाता है। अब धारा को सरहद गए साल बीत चुका था। अरे रौनित बेटा, मेरे मन में एक ख्याल आया है। देख ना, मैं पूरे दिल से उस काली कमली को अपना बहू मानती हूँ और ना ही तू उसे सांझ बीवी का अधिकार देगा, तो क्यों ना उसके फौजी होने का फायदा उठाया जाए। माँ, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, उसे गए साल हो गए हैं, क्यों ना हम माँ बेटे शादी का दाना डालकर किसी अमीर चिड़िया को अपने चंगुल में फंसाएं और जब हमें अमीर लड़की मिल जाएगी तो इस काली बहू की बला से निजात पा जाएंगे। वाह माँ, क्या मास्टरमाइंड लगाया है। फिर मेरी नजर रैना पर गई। रैना का सुंदर रंग रूप मेरे दिल में बस गया और आज हमारी शादी होने वाली ही थी, मगर तुम्हारी काली परछाई ग्रहण बनकर यहाँ पहुंच गई। यह सुनकर फौजी बहू रिस में आकर रौनित को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी के बावजूद तुम माँ बेटे के मन में कोई मलाल नहीं? जाने तुम जैसे कितने ही लालची इंसान चंद सिक्कों के लिए शादी का स्वैंग रचाते हो, जिसे एक साथ कितने बेबस बाप की बेटियों का जीवन बेरंग हो जाता है। फौजी बहू उन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर करती है। केस अदालत में दस्तक देता है, जहां जज कुछ इस कदर फैसला सुनाते हैं। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पहली पत्नी के रहते मिस्टर रौनित ने दूसरी शादी करने की कोशिश की, जिसे बढ़ावा देने वाली मुख्य रेवा इसमें बड़े तौर से भागीदार है। इस धोखाधड़ी की सजा में इन्हें 11 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। पति से मिले धोखाधड़ी के बाद धारा उसे तलाक ले लेती है। उन माँ बेटे को उनके किए की सजा के तौर पर कारावास नसीब होता है। उस फौजी बहू की बदौलत रैना का जीवन भी बुझने से बच जाता है। सच है साथियों, आज भी झूठी शोभा और सुंदरता के पीछे धन के ऐसे ही कई लोभी खुलेआम धोखाधड़ी कर रहे हैं, मगर याद रखिए उस धोखाधड़ी की कटनी इस धरती पर ही होगी। 3 जादुई दिया।
मिट्टी के बर्तन ले लो, मनमोहक मिट्टी के बर्तन ले लो, सुंदर सुंदर मिट्टी के बनावट के बर्तन ले लो, आओ आओ भाइयों। बाजार के बीचों बीच बैठा गरीब कुम्हार कमलेश अपने मिट्टी के बर्तनों को बेचने के लिए जोरों शोरों से गुहार लगाता है। बावजूद इसके उसके एक भी बर्तन की बिक्री नहीं होती। देखते ही देखते देर रात हो जाती है। आज तो सवेरे से एक मिट्टी के बर्तन की बिक्री नहीं हुई है। अब और देर रुकना बेफजूल होगा। अब मुझे घर चलना चाहिए। बेचारी धानी मेरी बाट जो रही होगी। कमलेश हताश मन से मिट्टी के बर्तनों से भरी टोकरी को माथे पर उठाकर घर की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके मन में घर खर्च को लेकर काफी उथल पुथल चल रही थी। वह बेसुध होकर बढ़ा चला जा रहा था। इसी बीच तेजी में आ रही एक ट्रक से मिट्टी के बर्तन बनाने वाला गरीब कुम्हार हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। इस दुखद दुर्घटना से उसका बेटा विनायक और धानी का जीवन रूपी नाव घनघोर गरीबी के दलदल में गोते लगाने लगी थी। सृष्टि के रचयिता, तुमने सिर्फ मुझ सुहागन की मांग का सिंदूर छीनकर मुझे अभागन नहीं बनाया, बल्कि मेरे बेटे को बचकाने में ही यतीम बना दिया। पति के चले जाने के गम में धानी दिन रात उसके वियोग की विरह में आंसू बहाती रहती। इस बीच बेचारे माँ बेटे को गरीबी और भूखमरी की मार झेलनी पड़ती है। अपने बेटे को भूख से बिलखता हुआ देखकर धानी बोलती है, मुझे बीती बातों को बिसार कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मेरे सर पर मेरे बेटे विनायक की जिम्मेवारी है। कुछ ही दिनों बाद दीपावली है। मैं मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें बाजार में बेचूंगी। अगले दिन धानी नदी किनारे से दिए बनाने के लिए टोकरी में ढेर सारी मिट्टी भरकर उसे माथे पर धरे घर आती है। ये देखकर विनायक कहता है, माँ, आप इतनी सारी मिट्टी क्यों लाई हो? विनायक, कुछ दिनों बाद दीपावली आने वाली है। इस अवसर पर मैं मिट्टी के दिए बनाकर उन्हें बाजार में बेचूंगी, जिससे 4 पैसे जोड़कर बटोर सकूं और हम दिवाली मना सकें। माँ, मैं भी दिए बनाने में आपकी मदद करूँगा, जैसे मैं मिट्टी के बर्तन बनाने में बाबूजी का हाथ बटाया करता था। ये बोलते हुए विनायक की आंखों में आंसू भर जाते हैं। धानी अपने आंचल से उसके आंसू पोंछती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटे मिलकर मिट्टी को दिया बनाने के लिए रौंदना शुरू करते हैं। बाबूजी मिट्टी के मटके हांडी बनाने के लिए मिट्टी को बहुतायत बार रौंदते मत्ते थे। हमें भी वही करना होगा, ताकि दियों की बनावट अनोखी हो सके, ताकि तभी वह बहुमूल्य में बिकेंगे। दोनों माँ बेटे देर रात तक मिट्टी के दिए बनाकर भोजन के अभाव में पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगले दिन धानी अपने घर के तख्त पर रखे लक्ष्मी माँ की मूर्ति के समक्ष खड़ी हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ, तुम तो धन और वैभव की लक्ष्मी हो। बस आज इतना कर देना कि मुझ दिन दुखियारिन के दिए की बिक्री हो जाए, ताकि दीपावली के दिन हम गरीब के घर में दिया जला सकें। इसके बाद दोनों माँ बेटे दियों को बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाते हैं और विनायक आवाज लगाता है, दीपावली के दिए ले लो, मिट्टी के मनमोहक दिए ले लो। काफी देर बाद भी उनके दिए खरीदने कोई नहीं आता। माँ, लगता है हमारे दिए लुभावने नहीं, इसलिए लोग हमारे दियों को एकटक देख भी ना रहे हैं, ना हमारे दिए बिक रहे हैं। धीरज धरो विनायक, धन की देवी माँ लक्ष्मी हमारी गुहार सुनेंगी, हमारे दिए बिकेंगे। बड़ी मुश्किलों के बाद उनके इक्के दुक्के दियों की ही बिक्री हो पाती है। केवल 10 रुपए माँ के दिए बिके हैं। आज के महंगे दौर में तो इतने में एक वक्त के खाना भी नसीब ना होगा। विनायक पिछले 2 रोज से भूखा है, उसका खाना मुझसे ज्यादा जरूरी है। धानी वह 10 रुपए देकर बनिए की दुकान से डबल रोटी खरीदकर अपने बेटे को खिलाकर खुद पानी पीकर ही पेट भर लेती है। ऐसे ही हर एक दिन होता, उनके बनाए दिए कोई नहीं खरीदता। देर रात जब माँ बेटे दियों की टोकरी माथे पर उठाए डगर चल रहे थे, तभी उनकी नजर एक पीपल के पेड़ के पास पड़े 3 दियों पर जाती है, जिनकी बनावट देखकर माँ बेटे वहीं ठहर जाते हैं। माँ, देखो तो जरा ये 3 दिए कैसे सोने के समान चमक दमक रहा है। इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये दिए माटी के बने हैं। जाने किस धूर्त इंसान ने इतने सुंदर दियों को बिना टूट फूट के यहाँ छोड़ दिया है। विनायक उन तीनों दियों को अपनी टोकरी में रखकर घर ले आता है। घर आकर धानी उन 3 दियों को साफ सुथरा करके उन्हें लक्ष्मी माँ की प्रतिमा के सामने रखकर कहती है, लक्ष्मी मैया, माफ करना, मेरे पास तेल की एक बूंद भी नहीं है जो ये दिया जला सकूं, इसलिए मैं इसे चुचा ही आपके समक्ष रख रही हूँ। एकाएक तीनों दिए तेल बाती से भरपूर होकर जल उठते हैं। तभी माँ लक्ष्मी अपनी सुनहरी छवि के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन देती हैं। धानी, आज की दौर में तुम्हारे जैसा मन सैकड़ों में से किसी एक का होता है। इस घनघोर गरीबी में भी तुमने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया, ना किसी भी कष्ट में तुमने
कुड़कुड़ाहट जताई। इसलिए मैं तीनों दियों को जादुई दियों में बदलती हूँ। जब भी तुम इन 3 दियों में तेल उड़ेल कर जोत बाती जलाओगी, ये तीनों दिए रुपए, सोना और हीरे का दिया बनकर तुम्हारी मदद करेगा। धानी को जादुई 3 दिया देकर लक्ष्मी माता अंतर्ध्यान होती हैं। क्या सचमुच ये तीनों दिए जादुई हैं? इसका पुख्ता प्रमाण जानने के लिए इससे मदद मांगनी होगी। ऐ मेरे जादुई 3 दियों, इसी पल छिन मुझे अपना परिचय दो। अचानक तेजोमय प्रकाश के साथ तीनों दिए हीरे, पैसे और सोने के दियों के सांचे में ढल जाते हैं और उनके भीतर जल रही बाती के बीच से सोने, पैसे और हीरे की बौछार बरस पड़ती है। ये तीनों दिए तो सचमुच में जादुई हैं। ऐ लक्ष्मी माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जादुई पैसे के दिए से मिले पैसे से धानी भरपेट खाना खा पाती है। अगले सवेर वह जादुई दियों से मिले हीरे और सोने को सुनार के हाथों सौदा कराती है, जिसे उनके घर की माली हालत की काया पलट हो जाती है। अब वह निष्दिन सवेरे और संध्या के समय उन तीनों दियों को जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करती थी। देखते ही देखते दीपावली का दिन आता है। सभी के घरों के दीवट पर दीपावली के दिए जगमगाकर दिवाली के पर्व की सुनहरा संदेश सुना रहे थे। तभी धानी कहती है, लक्ष्मी माता, आपकी जितनी वंदना करूं कम है। इन 3 दियों को देकर आपने मुझ दिन दुखियारिन के घर की दरिद्रता का नाश करके धन वैभव से भरपूर कर दिया। आपकी ही दया और इन 3 जादुई दियों के कारण आज हम दिवाली मना रहे हैं। धानी लक्ष्मी माता का शुक्रगुजार ही कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया दस्तक देती है। कोई है इस घर में बड़े दिल वाला? कहिए अम्मा। दिवाली का दिन है बिटिया, मुझ बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। धानी रसोई घर का रुक करके बुढ़िया के लिए पूरी पकवान लाकर परोसती है। ये लो अम्मा, आराम से बैठकर खाओ। खा चुकने के बाद बुढ़िया बाहर की ओर बढ़ने लगती है कि धानी कहती है, अम्मा, दिवाली के दिन किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। ठहरो, मेरे पास आपको देने को कुछ है। धानी तीनों दियों को जलाकर कहती है, ऐ मेरे 3 जादुई दियों, आज इस दिवाली के शुभ अवसर पर मुझे तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। मेरी मदद करो। दियों में जल रही लौ सुनहरी होने के साथ दिए जादुई ढांचे में ढलकर रुपए, सोना और हीरे के दिए में बदलकर रत्न बरसाते हैं। ये देखकर बुढ़िया हरारत में पड़ जाती है। ये कैसे दिए हैं जो अपने भीतर से बेशकीमती रत्न बरसा रहे हैं? अम्मा, दरअसल ये 3 जादुई दिए हैं जो मुझे माँ लक्ष्मी की ओर से भेंट स्वरूप मिला है। ये सारा रत्न आप रख लीजिए। इसे आप आगे भावी भविष्य में किसी भी दशहरा या दिवाली पर आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ेगा। काश दुनिया के बाकी रईस लोग भी तुम्हारे जैसे दरिया दिल होते। जुग जुग जियो बेटी, माँ लक्ष्मी तुम्हें धन धान से भरपूर रखे। इस तरह 3 जादुई दियों से न सिर्फ दुखियारिन धानी के घर की दशा बदलती है, बल्कि वह उन जादुई दियों से कई और गरीबों के घर की दरिद्रता भी दूर करती है।